नमस्कार, झारखंड बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फॉर स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जे क्लास 9th मैथ्स मॉडल पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन लेकर आ गया है। तो क्लास 9 के जितने भी विद्यार्थी है सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए क्लास 9 का मैथमेटिक्स का मॉडल सेट 1 का आपको सोल्यूशन बताएंगे पूरे डिटेल के साथ कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम जो कि जनवरी में होने वाला है, तो आपके लिए ये जितने सारे प्रश्न दिया गया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए हो और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक मॉडल पेपर सेट का सोल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएगा, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा सारी चीज़ों का। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जे क्लास 9th मैथ्स मॉडल पेपर सेट 1 2022 के लिए जो कि जारी कर दिया गया है, और ये जारी किया गया है दोस्तों झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा, यानी कि जेसीईआरटी प्रथम सार्वधिक परीक्षा 2021-22 के लिए, यानी कि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है उसके लिए। आपको बता दूं कि देखिए, कक्षा 9th का ये है विषय गणित, इसमें हम लोग मैथ को देखने वाले हैं। समय 1 घंटा 30 मिनट ही दिया जाएगा आपको, जैसे क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए फर्स्ट बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड 1 घंटा 30 मिनट का ही होने वाला है। और ये सेट 1 है, और इसमें जो आपको मार्क्स मिलेगा दोस्तों वो फुल मार्क्स आपका 40 रहेगा। सामान्य निर्देश की बात करें तो देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। उसके बाद प्रश्नों की कुल संख्या 40 रहेगा। उस प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प का ही चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक ऑप्शन ही आपका सही रहेगा, उसी को चयन करना होगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैसा क्वेश्चन है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को देखिएगा। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए, फर्स्ट परिमेय संख्या हम लोग किसको बोलेंगे? परिमेय संख्या जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बट क्यू इज नॉट जीरो। जी हाँ दोस्तों, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, इसी को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए 10√3 जो है ये परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या है। पाई अगर देखिए 22/7 अगर पाई को लिखेंगे तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा कि पाई का जो एक्चुअल वैल्यू होता है 3.14 समथिंग, ये डॉट डॉट चलते रहता है, जिसके कारण से पाई भी यहाँ पर हम लोग इसको परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा आपके लिए, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 3, इसको हम लोग 3/1 लिख सकते हैं और पी बाई क्यू के फॉर्म में आ सकता है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है? तो दो परिमेय संख्या, कुछ भी परिमेय संख्या दो को लेके गुना करके देखिए क्या आ रहा है। तो देखिए मान के चलिए 2/1 और 1/2 अगर गुना करेंगे तो इसके जो रिजल्ट बनेगा दोस्तों ये क्या होगा? ये 2/2, यानी कि दैट मीन्स ये भी एक परिमेय संख्या ही निकलेगा। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो किस प्रकार की संख्या है? देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि परिमेय अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, या विषम संख्या, या परिमेय संख्या। तो जीरो दोस्तों जो कि अपरिमेय संख्या होगा नहीं, अभाज्य भी नहीं होगा, विषम भी नहीं होता है। तो जीरो किस प्रकार का है? वही परिमेय संख्या होगा, क्योंकि जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में आता है, जिसके कारण से ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनगिनत तक उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। उसके बाद प्राकृत संख्या है? नहीं, क्योंकि 1 से लेकर जितना अनलिमिटेड ये सब सारे संख्या प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या भी नहीं हो सकते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में माइनस वाला भी आता है। वास्तविक संख्या रियल नंबर में माइनस पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो देखिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे, परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1। अगर इसके नीचे क्या करेंगे? 3/3 यहाँ पर गुना करेंगे, और इधर भी अगर 3/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 9/3, और इस साइड क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 4×4 = 12, 3×3 यहाँ पर, यानी कि इसके बीच जो एक परिमेय संख्या अगर इन दोनों के बीच अगर निकालेंगे तो 10/3 हो जाएगा। तो 10/3 आपके पास ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है यहाँ पर। देखिए, यदि 64 पर पावर x =
8 हो तो x का मान पूछा है। तो कैसे निकालेंगे इस तरह देखिए 64 पर पावर जो x है ना, तो इसको बराबर 8 है, इसको हम लोग हल करेंगे कैसे। 64 को इस 8 के पावर वाला बनाइए तो 8 पर पावर 2 मतलब क्या होता है 64 होता है, 8 8 64, तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर 8, इसके पावर कुछ नहीं एक देंगे। तो आप देखिए अगर किसी का दो बेस बराबर होता है तो उसके इक्वल में जो पावर होता है पावर भी हमेशा बराबर होंगे। तो पावर 2x बराबर क्या लिखेंगे 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों 1/2। तो चलिए 1/2 ऑप्शन में है, जी हाँ दोस्तों 1/2 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। तो एक चर वाला बहुपद पूछा है। देखिए बहुपद हम लोग किसको बोलेंगे, तो बहुपद मतलब किसी उसमें एक पावर वाला भी रहना चाहिए और एक चर में होना चाहिए। देखिए इसमें दो चर है, ये तो बहुपद भी नहीं है, नहीं होगा। इसमें भी दो चर है एक्स और वाई, नहीं होगा। और 3 इसमें तो कोई चर ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। तो बचा आपके पास ऑप्शन, ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बहुपद का 2x + 6 का शून्यक कौन है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे 2x + 6 जो है इसको 0 इक्वल टू 0 ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों इक्वल टू 0। एक मिनट दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग के पास क्या ऑप्शन आ गया है, तो 2x + 6 = 0। तो आप देखिए 2x = क्या हो जाएगा -6, तो x = क्या हो जाएगा -6/2। अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। तो क्या रिजल्ट आया -3। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट -3। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बहुपद x पर पावर 4 -3x² - 5 का घात। तो देखिए जब भी घात निकालने के लिए बोलेगा तो जो बहुपद दिया रहेगा उसका मैक्सिमम पावर जो होता है, जो मैक्स घात होता है वही उसका रिजल्ट होगा। तो x पर पावर 4 सबसे ज़्यादा घात कौन सा है 4, तो ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यदि पी एक्स बराबर x - 1 तो पी 0 का मान कितना होगा। यानी कि बहुत ही सिंपल सवाल है। पी एक्स बराबर वैल्यू दिया है x - 1, तो आप देखिए पी 0 का मान निकालना है, यानी कि x की जगह में 0 पुट करेंगे तो 0 - 1, यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा -1। तो -1 कहाँ पर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x पर पावर 3 - 5x² - x + 3 में x² का गुणांक क्या है। तो x² का गुणांक मतलब x² में क्या गुना है, तो क्या गुना है -5 गुना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी -5। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी बहुपद पी एक्स बराबर x पर पावर 31 + 1 को x - 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए इसको जब डिवाइड कीजिएगा, पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ तो x - 1 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए x - 1 बराबर क्या करेंगे 0 कर सकते हैं, तो x बराबर 1 हो जाएगा। इस 1 को पुट करके देख लीजिए, पी एक्स बराबर बहुपद क्या दिया है x पर पावर 31 +1। तो देखिए x के जगह में 31 पावर +1, इसको अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो क्या इसमें शेषफल जो निकलेगा वो 2 ही निकलेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। देखिए दो पद वाला बहुपद पूछा है, यानी कि बहुपद तो है लेकिन उसमें दो ही पद है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5x² - 9x। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, x² - 9x + 40 का गुणनखंड है। इसका गुणनखंड करना तो बहुत ही सिंपल, कैसे करेंगे x² - 9x + 14 बराबर 0 लिख सकते हैं, इसको गुणनखंड करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो है लास्ट वाला और फर्स्ट वाला को गुना किया जाता है, तो क्या हो जाएगा 14x²। इसको फिर ऐसे एलसीएम लेके दो पार्टों में तोड़ देंगे कि ताकि उस जोड़ घटा करने पर -9x होना चाहिए और गुना करने पर 14x² में आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 2 साते, देखिए 2 साते 14 हो रहा है ना, 2 × 7 करेंगे तो 14 आ रहा है, तो यानी कि 2 और 7 से ही बन जाएगा। तो कैसे x² - 9x + 40, देखिए इसको तोड़ेंगे x² - 7x - 2x + 14 कर सकते हैं। तो देखिए x कॉमन ले लेंगे, x - 7 बचेगा, यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x - 7। देखिए अब ये x - 2 से एगो निकल जाएगा, एगो बन जाएगा, और x - 7 और x - 7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x - 2 × x - 7, ये होगा इसका गुणनखंड। तो चलिए कौन सा ऑप्शन है x - 2 × x - 7, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए इस तरह से बनाना है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन रहेगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर आपके पास देखिए यहाँ पर नंबर नहीं मेंशन किया। एक मिनट दोस्तों, ये पीडीएफ को हम थोड़ा सा जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोला है कि आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो चलिए आकृति दिया हुआ फर्स्ट, इस आकृति के अनुसार
तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बिंदु बी का निर्देशांक पूछा है। तो चलिए बिंदु बी को देखिए, यहाँ पर नोटिस कीजिए, बी यहाँ है। तो निर्देशांक जब भी लिखने बोलेगा सबसे पहले एक्स वाला होता है, उसके बाद वाई वाला होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बी में एक्स का वैल्यू क्या है -5, तो -5 कोमा उसके बाद y का वैल्यू क्या है +2 यानी कि 2, तो -5, 2 कौन सा ऑप्शन है -5, 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3 और -5, तो -3 और -5, तो x का मान -3 है, तो x का मान -3 कहाँ है, यहाँ पर x का मान -3 ये वाला पॉइंट है। उसके बाद y का मान -5 बोला है, y का मान -5 यानी कि ई वाला ई पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट होगा, ई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके लिए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डी का भुज पूछा है। भुज किसको बोलते हैं दोस्तों, भुज बोलते हैं हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को। तो देखिए डी का भुज पूछा है। चलिए डी वाला देखिए, डी कहाँ पर है, डी का पॉइंट को देखेंगे, डी यहाँ पर, डी में एक्स का वैल्यू क्या है 6, तो भुज क्या हो जाएगा उसमें 6 हो जाएगा भुज, क्योंकि एक्स वाला होता है, तो 6 ऑप्शन नंबर ए। बिंदु एच की कोटि, और कोटि किसको बोलते हैं, वाई वाला, तो एच पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, एच कहाँ पर है, देखिए एच यहाँ पर, और वाई वाला को कोटि, तो वाई का मान कितना है -3, तो कोटि भी क्या हो जाएगा एच के लिए -3। तो चलिए बिंदु एच की कोटि -3, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु एम का निर्देशांक पूछा है 19 नंबर में 19, बिंदु एम का निर्देशांक पूछा है, एम कहाँ पर है, एम को डिनोट कीजिएगा, देखिए एम नोटिस कीजिए, एम यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर एम का पॉइंट पूछा है, तो -3, 0, एम का क्या हो जाएगा -3, क्योंकि वाई का वैल्यू कुछ नहीं है वहाँ पर, तो बिंदु एम का निर्देशांक क्या हो जाएगा -3, 0, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, यानी कि इस तरह का, देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो कटता है, यहाँ पर जो पॉइंट बनता है, इस पॉइंट को क्या बोलता है, ओ यानी कि मूल बिंदु, तो क्या कहा जाता है मूल बिंदु, ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सब थोड़ा सा मिस्टेक किया दोस्तों कि इधर उधर कर दिया है, इस पर थोड़ा सा नोटिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस पीडीएफ को ऐसा ही बनाया गया है, तो मूल बिंदु डी हो जाएगा इसके लिए आंसर। हाँ सही ऑप्शन, तो यहाँ पर सही है बी सी डी, यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर डी, मूल बिंदु हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यदि 2, 0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तो k का मान क्या होगा। तो देखिए k का मान पूछा है, यानी कि 2, 0, x का वैल्यू कितना दिया है 2, अब y का वैल्यू कितना दिया है 0, तो इसको पुट करना है कहाँ पर, इसमें, तब ना k का मान निकलेगा 2x + 3y = k। चलिए इसमें पुट करते हैं, x का वैल्यू कितना रखेंगे 2 रखेंगे, +3 का वैल्यू कितना रखेंगे 0 रखेंगे, तो k का मान आराम से निकल जाएगा। तो इधर 4 + 0 = k, तो दैट मीन्स k = कितना हो गया 4, तो k का मान कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है ax + by + c = 0 होता है दोस्तों, ये होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे प्रदर्शित करेगा, एक सरल रेखा, एक वक्र, त्रिभुज या प्रबलय। इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देते हैं, आप इसका उत्तर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 23, और हमको भी पता चले कि कौन सा विद्यार्थी सीरियसली होकर पूरे लास्ट तक वीडियो में बने रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24, x = 5 y = 2 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। तो देखिए हल पता करना है, तो क्या करेंगे, सब में हम लोग पुट करके देखेंगे राइट साइड वाला में, ताकि लेफ्ट साइड अगर इक्वल हो जाता है तो वो उसी का वो हल होगा। तो चलिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाला को चेक करते हैं पहले, x का मान 5 रखेंगे और 2 × 2 करेंगे, तो क्या होगा, इसको जब हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 = 9, यानी कि देखिए 9 है नहीं है, यानी कि 7 है, ये वाला तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला ट्राई करेंगे तो नेक्स्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए बचा ये, तो 5 + 2 = 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण 2x + 3y = 12 का एक हल है। तो देखिए हल पूछा है कि कौन सा हल होना चाहिए, तो इसमें भी हम लोग इस समीकरण में सबको मान रखते जाएंगे और = 12 होना चाहिए। x का मान पहला वाला को चेक करते हैं, x का मान 2 और y का मान 3 है, तो इसको जब हल करेंगे तो 4 + 9 = 13 हो गया, नहीं होगा, पहला वाला छँटा गया, नहीं होगा। सेकंड वाला को ट्राई करते हैं, सेकंड वाला को ट्राई कर लेते पहले ना, +3 × 2 करेंगे तो क्या होगा 6 + 6 = 12। जी हाँ दोस्तों, सेकंड वाला ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए इस तरह से आपको चेक करना होता है। यदि बिंदु 2, 3 x + y = k द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, तो k का मान
क्या होगा, तो जी हाँ, के का मान क्या होगा 2 + 3 = क्या हो जाएगा के, तो के इक्वल टू क्या होगा 5, के का मान कितना होगा 5 होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण 4x + 3y = 12 का आलेख x अक्ष के बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो देखिए इसको भी पता करने के लिए हम लोग किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो इसको इस तरह से बना सकते हैं दोस्तों। अगर पता करना है तो डायरेक्ट हम लोग बिना मतलब चेक किए, अगर चेक कीजिएगा सब में तो ये तो बन ही जाएगा, लेकिन अगर चेक आप नहीं कीजिएगा तो और एक मेथड बता देते हैं। तो क्या कीजिएगा, इस 12 को दोनों में बांट दीजिएगा। कैसे, 4x + 3y/12 कर सकते हैं आराम से। उसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 4x/12 + 3y/12 कर सकते हैं ना। तो देखिए 4 के 4, 4 तिया 12, 3 के 3, 3 चेरे 12, यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x + 3 x/3 + y/4, यानी कि इससे मान क्या पता चला कि x का मान 3 है और y का मान कितना है 4 है। तो 3,4, देखिए 3,4 इसमें आंसर है। आंसर 1 मिनट, क्वेश्चन क्या कर दिए, इसमें 3,4 नहीं है। चलिए इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं एक एक करके, क्या दिक्कत है। यहाँ 4 पुट करेंगे तो यहाँ 0 नहीं होगा, एक नंबर छँटा गया। यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ 4 0 6 तिया 18, ये भी नहीं हुआ, नहीं छँटा गया। फट से चेक कर लीजिए कि यही सबसे बेहतर रहेगा आपके लिए, 4 तिया 12 0। ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसको टिक मार दीजिएगा। ये सबसे बेहतरीन है ऑब्जेक्टिव बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए। अब देखिए 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा, तो देखिए पूरक कोण पूछा है। तो पूरक कोण हम लोग किसको बोलते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उसमें से एक कोण जो होता है वो उस कोण का पूरक कोण कहलाता है। तो देखिए 60 डिग्री दिया है एक कोण, तो दूसरा कोण निकालने बोला है, तो 90 - 60 करके देखेंगे तो जो निकलेगा वही क्या होगा पूरक कोण होगा। तो 60 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगर संपूरक कोण की बात किया जाए तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तब उसको हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। यानी कि मान के चलिए एक कोण अगर 60 डिग्री दिया है तो दूसरा संपूरक कोण क्या निकलेगा, तो 180 - 60 करेंगे तो जो निकलेगा 120 डिग्री वो उसका संपूरक हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे नोटिस कीजिए, आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, वो कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम क्या कहलाता है। तो 180 डिग्री कोण रिजु कोण कहलाता है दोस्तों, लेकिन 180 डिग्री से कम बट 90 डिग्री से ज़्यादा तो वो कोण कहलाता है अधिक कोण। क्या कहलाएगा, अधिक कोण। समकोण किसको बोलेंगे, 90 डिग्री कोण को समकोण बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखिए। सरल कोण है। न्यून कोण जो कि 90 डिग्री से कम वाले को क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से कम वाले दोस्तों, 90 डिग्री कम तो ये न्यून कोण हो जाएगा। इस प्रकार से अधिक। क्वेश्चन नंबर 30, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। देखिए पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक पूछ दिया है यहाँ पर। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो। यानी कि अपना पूरक कोण जितना है, कोई एक पूरक कोण है उसका, उस पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक पूछा है तो क्या होना चाहिए, बोलिए 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री या 50 डिग्री। यहाँ पर 30, 40, 60 या 50 क्या होगा इसका आंसर। आप इसे पूरक कोण का कॉन्सेप्ट से आप इसको बना के आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा, इसलिए कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ये आपके लिए छोड़ देते हैं क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन छोड़े, दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर पूछा है तो कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री, कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है। इस तरह का फिगर दिया हुआ है आपको, कौन सारा मान दिया हुआ है। तो देखिए कौन सा मान सी ओ ई ज्ञात करना है, और ए ओ सी और बी ओ ई का मान दिया हुआ है। ए ओ सी यहाँ पर फिगर में देखते हैं, देखिए ए ओ सी और बी ओ ई। देखिए ए ओ सी, एक मिनट, ए ओ सी और बी ओ ई का मान दिया हुआ है। बी ओ ई मतलब ये दोनों कोण का मान कितना दिया है दोस्तों, ये दोनों कोण का मान दिया है 70 डिग्री। दोनों कोण का तो मान आपको क्या चाहिए, सी ओ ई। तो बहुत ही आसान, तो ये दोनों का मान मिलाकर 70 डिग्री दिया है, तो इस कोण का मान पूछा है। तो सब कोण को अगर जोड़ेंगे तो 70 डिग्री प्लस कोण सी ओ ई अगर करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 180 डिग्री कर सकते हैं। अब देखिए कोण सी ओ ई अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 180 - 70 डिग्री करेंगे तो क्या होगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री। क्या होगा, 110 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है। एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी इसका 110 डिग्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, नीचे दी गई आकृति में ए बी समानांतर सी डी है तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। देखिए ए बी समानांतर सी डी है, यानी कि यहाँ पर मान
और यहाँ पर ई दोनों का मान पूछा है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है, हम लोग जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण के मान से यहाँ अगर 130 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा, 130 डिग्री ही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ इसका मान निकालेंगे तो ये 50 डिग्री है, तो यहाँ अगर ये दोनों समानांतर रेखा है तो ये अगर 130 डिग्री है तो यहाँ भी 130 डिग्री ही होगा। तो इस तरह से हम लोग दोनों को अगर जोड़ देंगे 130 डिग्री, क्योंकि x प्लस वाई का मान चाहिए ना, x प्लस वाई बराबर, तो 130 डिग्री प्लस 130 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना होगा, 260 डिग्री होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये सभी को पता रहता है दोस्तों। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक 2 समकोण हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर क्या क्वेश्चन था कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकता, सॉरी दोस्तों, अधिक से अधिक एक ही समकोण होगा किसी त्रिभुज में। क्यों, क्योंकि देखिए कोई अगर त्रिभुज इस तरफ का भी हो सकता है, एक समकोण त्रिभुज इस टाइप का, अगर एक 90 डिग्री होगा तो दोनों जो होगा 45 ही होगा, क्योंकि अगर 2 कोण 90 हो गया तो तीसरा कोण तो बचा ही नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सॉरी दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा, अधिक से अधिक एक ही कोण हो सकता है किसी त्रिभुज में। देखिए यदि ए बी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू पी आर और सी ए इक्वल टू पी क्यू है तो सर्वागमता नियम कौन सा होगा, ए बी सी सर्वागमता त्रिभुज पी क्यू आर किस नियम से, साइड 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 इक्वल नियम से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वागमता की कसौटी नहीं है, देखिए साइड एंगल साइड ये भी है, एंगल साइड एंगल है ये भी है, साइड साइड ये भी है, लेकिन साइड साइड एंगल ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके लिए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। दो त्रिभुज सर्वागम होते हैं यदि इनके त्रिभुजों के दो कोणों का युग्म बराबर हो तथा भुजा परस्पर, वो भुजा जिसमें दोनों कोण बने रहे बराबर हो तो किस प्रकार के सर्वागम होगा। यानी कि दो कोण बराबर होगा बट लेकिन वो जिस भुजा पर भुजा भी बराबर होना चाहिए, तो एंगल साइड एंगल बोल सकते हैं, क्योंकि दो कोण बराबर हो रहा है तो एंगल साइड एंगल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, यानी कि एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा से बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वागम बनाएगा, सर्वागम होते हैं साइड 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 नियम से, ध्यान दोस्तों साइड साइड नियम से, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। यहाँ पर इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, आकृति में त्रिभुज बी ओ सी तथा त्रिभुज ए ओ डी सर्वागमता के किस नियम से सर्वागम है। तो देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज दिया है, ये दोनों त्रिभुज किस नियम से बोल रहा है कि सर्वागम। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक समकोण यहाँ भी है, एक समकोण यहाँ भी, जो कि बराबर है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक साइड और एक साइड बराबर है, ये भी सीख है। और यहाँ पर हम लोग अगर इसका शीर्षाभिमुख कोण लेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड, लेकिन साइड एंगल साइड का ऑप्शन है नहीं है, तो यहाँ पर साइड एंगल साइड हम लोग दिखा सकते हैं। देखिए एंगल एक और एक दो तो बराबर हो रहा है, नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन साइड साइड एक दिया है तो, लेकिन साइड एंगल साइड तो है नहीं, एंगल एंगल है और एंगल एंगल तो हो नहीं, तीन गो एंगल मिल नहीं रहा, साइड साइड तो मिला नहीं, ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब बचा ये दोनों ऑप्शन, देखिए ये दोनों ऑप्शन ही होता है जब दो राइट कोण, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जब दो राइट एंगल कोण यानी कि राइट ट्रायंगल समकोण कोण दोनों बराबर हो और एक ही बेस पर एक ही आधार पर हो, दोनों का कर्ण जो है कि तो है, तो ये हम लोग इसको कह सकते हैं RHS नियम से भी बोल सकते हैं, या फिर देखिए एंगल एंगल साइड के नियम से इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि एंगल एंगल साइड या तो एंगल साइड एंगल लिखते हैं, एंगल एंगल साइड नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आपका जो इसका आंसर बन गया वो सी नंबर। तो दोस्तों ये था क्लास 9 का मॉडल सेट मैथमेटिक्स का सेट नंबर 1 का फुल सॉल्यूशन। तो आई होप कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पर 9th क्लास से लेकर 9th से लेकर 12th तक के हर एक मॉडल सेट का सॉल्यूशन बताया जा रहा है, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने सभी मित्रों तक इस चैनल को फैला सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी अभी तक मॉडल सेट को डाउनलोड नहीं किए तो इस मॉडल सेट को पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि है AK4 स्टडी, वहाँ पर आ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और आई बटन तथा इस वीडियो के जो ऊपर में आपको दिख रहा होगा कुछ वीडियो, तो उन सारे वीडियो को भी यदि आपके काम का है तो देख सकते हैं। बस टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।